मूवी के स्टार्टिंग में हम एक जापानी चचा को देखते हैं जो झील के किनारे बैठकर मछली पकड़ने का ट्राई कर रहे थे। जिसके बाद हम जोंगो नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसे सुबह सुबह एक कॉल आया था, जिसे देखकर वो अपना यूनिफॉर्म पहनकर वहाँ से निकल जाता है। वो अपनी माँ, वाइफ और एक छोटी बेटी के साथ रहता था। अपनी बेटी को स्कूल में ड्रॉप करके वो सीधा क्राइम सीन के लिए निकल जाता है। क्राइम सीन पर पहुंचने पर हमें पता चलता है कि एक आदमी ने 2 लोगों को बिना किसी वजह के ही मार दिया है। साथ ही जोंगहो जब उस मर्डरर को देखता है तो वो बहुत अजीब दिख रहा था। यही हमें पता चलता है कि ये कोई पहला मर्डर नहीं है। कुछ महीनों से अचानक विलेज में लोगों के मरने की तादाद बढ़ रही है और सब अजीब तरह से मर रहे हैं। बाद में हम पहाड़ों में एक आदमी को देखते हैं जिसे पहाड़ चढ़ते वक्त एक मरा हुआ हिरन दिखता है, जिसे देखकर वो उसे अपने कंधे पर टांग कर ले जा रहा था। पर हिरन का वजन ज्यादा होने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो पहाड़ से नीचे गिरने लगता है। नीचे गिरते समय उसका सर एक पत्थर से टकरा जाता है जिससे वो वही बेहोश हो जाता है। फिर बाद में जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने सामने एक आदमी को देखता है जो उसी हिरन को नोचकर खा रहा था। वो आदमी उसे पत्थर के पीछे से छुपकर देख रहा था, पर कुछ देर के बाद वो अचानक वहाँ से गायब हो जाता है। तो वो उसे इधर उधर ढूंढने लगता है और इसी दौरान वो आदमी उसके अचानक सामने आ जाता है जो उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। जिसके बाद सीन पुलिस स्टेशन में शिफ्ट होता है। दरअसल है एक कहानी थी जो जोंगो का दोस्त उसे सुना रहा था। उसका नाम ग्वेंग था। अब ग्वेंग जोंगो से कहता है कि विलेज में जो भी मिस्टीरियस मर्डर हो रहे हैं उन सब के पीछे उस जापानीज आदमी का हाथ है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। इस पर जोंगो अपने दोस्त से कहता है कि तुम ये फालतू की बातें करना बंद करो और अपने काम पर फोकस करो। तभी उतने में पुलिस स्टेशन की लाइट चली जाती है जिसे जोंगो उठकर चेक कर रहा था। तभी उसका दोस्त चिल्लाता है कि पुलिस स्टेशन के बाहर कोई लेडी खड़ी है। पुलिस होने के बावजूद भी उस लेडी को देखकर दोनों की फट जाती है और दोनों एक दूसरे को जाकर चेक करने को कहते हैं। जिसके बाद जोंगो बहुत सारी हिम्मत जुटाकर बाहर देखने के लिए जाता है, पर अचानक से वो लेडी वहाँ से गायब हो गई थी जिससे उसे और ज्यादा डर लगने लगता है। बाद में जोंगो अपना डरावना सपना पूरा करके एकदम से डर कर उठ जाता है जिसे उसकी मॉम और उसकी बेटी खाना खाते हुए देख रही थी। बाद में वो अपने बिगड़े हुए मूड को लेकर उनके साथ खाना खाने के लिए बैठ जाता है। खाना खाते समय वो अपने वाइफ को देखता है जो बाहर कपड़े धो रही थी, जिसे देखकर उसका मूड इतना बन जाता है कि वो अपने नॉर्मल कार को डांसिंग कार में कन्वर्ट कर देता है क्योंकि घर के अंदर उसकी मॉम और उसकी बेटी थी। वही कार में जोंगो की वाइफ जोंगो से कह रही थी कि रहने दो, अब तुमसे ना हो पाएगा। और तभी कार के पास उसकी बेटी आ जाती है और वो कार के अंदर आने की कोशिश करने लगती है। बाद में वो अपने बेटी को लेकर शॉपिंग करने के लिए आ जाता है और शॉपिंग करने के बाद वो एक जगह जाकर बैठ जाते हैं और वहाँ जोंगो अपनी बेटी से पूछता है कि तुम वहाँ पर कब से खड़ी थी, जिस पर उसकी बेटी उसे प्रॉमिस करती है कि वो एक बात किसी को नहीं बताएगी और साथ ही वो कहती है कि ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है जो उसने ये सब होते हुए देखा हो। ऐसे ही जोंगो रात को एक और क्राइम सीन पर पहुंच जाता है जहाँ एक औरत ने फैमिली के सभी लोगों को मारकर घर को आग लगा दी थी। वो क्राइम सीन पर पहुंचकर क्राइम सीन का जायजा ले रहा था। तभी वो औरत जिसने ये घर जलाया था वो उस पर हमला कर देती है। हालांकि वो सिर्फ उसके बालों को पकड़कर हिला रही थी, पर फिर भी वो उससे बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ खड़े सभी लोग उसे घूर घूर के देखने लगते हैं। बाद में खुद को संभाल कर वो वापस पुलिस स्टेशन आ जाता है। तभी वहाँ उसकी बेटी उसके लिए नए कपड़े लाती है क्योंकि क्राइम सीन पर उसके कपड़े बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। उसकी बेटी उसको कपड़े देकर वहाँ से निकल जाती है, पर जाते वक्त उसकी हेयर पिन पुलिस स्टेशन में ही गिर जाती है जिसे जोंगो देख लेता है। और जब वो उसे उठाने के लिए आगे बढ़ता है तभी उसे याद आता है कि जिस औरत को उसने पुलिस स्टेशन के बाहर देखा था वो यही औरत थी जिसने अभी उस पर हमला किया था। अगली सुबह हम देखते हैं कि उस औरत ने खुद को फांसी लगा ली है, जिससे ये केस और भी ज्यादा मिस्टीरियस हो जाता है। वही जोंगो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब विलेज में चल क्या रहा है। जिसके कुछ देर बाद जोंगो का जूनियर उसके पास आकर उसे फोटो दिखाकर उससे बात करने लगता है। ये फोटोज कल रात के क्राइम की थी जहाँ उसका जूनियर उसे बताता है कि पहले इस औरत ने घर के सभी मेंबर को चाकू से मार दिया था, जिसके बाद उसने उन सबको घर के साथ जला दिया और सुबह होते होते खुद को फांसी लगा ली। वही दूसरी ओर घर के अंदर एक टीम उस चाकू को ढूंढने में लगी हुई थी जो उन्हें मिल जाता है, पर वो ऑफिसर नया था इसलिए वो बिना ग्लव पहने ही उस एविडेंस को हाथ लगा देता है। और अपनी टीम में ऐसी झंडू होने की वजह से वो और उसका दोस्त खुद क्राइम सीन पर तैनात हो जाते हैं ताकि कोई क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ ना कर सके। वहाँ वो दोनों बैठकर एक दूसरे से बातें कर
रहे थे, जिसमें जोंगू अपने दोस्त से कहता है कि ये उसे नॉर्मल मर्डर्स नहीं लग रहे हैं, कि ऐसे ही लोग पागल हो रहे हैं और एक दूसरे को मार रहे हैं, जरूर इसके पीछे किसी न किसी का हाथ है। जिसके बाद वो अपने दोस्त को केस की और डिटेल्स इकट्ठा करने के लिए वहां से भेज देता है। वही एक पागल उसके तरफ बार बार पत्थर फेंक रही थी, जिस पर वो उसे चिल्लाता है। तभी वो लड़की कहती है कि उसने ये सब होते हुए देखा है, तो वो अपने सीनियर्स को फोन करके बताता है कि उसे एक विटनेस मिल गई है। पर वो जैसे ही फोन रखता है तो वो देखता है कि वो लड़की गायब हो गई है। तो वो उसे यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है और उस लड़की को ढूंढते हुए उसे स्टोरी वाला जापानीज आदमी मिल जाता है, जो उस पर हमला कर देता है और वो फिर से डर कर अपने नींद से जाग जाता है और बाहर आकर वो स्मोक करने लगता है। पर तभी उसे उसके बेटी के रूम से उसके चिल्लाने की आवाज आने लगती है। तो वो उसके रूम में जाकर उसे संभाल रहा था, जिसके अगली सुबह हम देखते हैं कि उसके बेटी ने अकेले ही बहुत सारी फिश खा ली है। हालांकि उसे मीट बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ये सब देखकर जोंगू की मॉम उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आती है और बाहर आकर उसे कहती है कि वो किसी तांत्रिक को बुलाने वाली है। जिस पर जोंगू अपनी माँ से कहता है कि आपको जो ठीक लगता है आप वो कीजिए। और दूसरी ओर गोंगजो, उसका फ्रेंड गुएंग और गुएंग का कजन, ये तीनों मिलकर उस जापानीज आदमी के घर चले जाते हैं। वहाँ जाकर वो उसके घर की तलाशी लेना स्टार्ट करते हैं। उस घर में गोंगजो को एक रूम मिलता है जिसमें बहुत सारे कैंडल्स लगी हुई थी, साथ ही किसी जानवर के सर की हड्डियां भी थी। वही उसके बाजू वाले रूम में गुएंग को एक छोटा सा कमरा मिलता है जिसमें बहुत सारे लोगों की तस्वीरें लगी हुई थी। जब वो उन तस्वीरों को ध्यान से देखता है तब उसे समझ आता है कि ये तस्वीरें उन लोगों की है जो मिस्टीरियस तरीके से मर गए हैं। इसके अलावा उन लोगों की भी है जो विलेज से गायब हो चुके हैं, जिसे देखकर गुएंग के तोते उड़ जाते हैं। साथ ही वहाँ उस रूम में उन लोगों की चीजें भी थी। जिसके बाद वो तीनों कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में जोंगो बात करे ही जा रहा था, पर जोंग को उस पर कोई भी रिएक्शन नहीं था, वो चुपचाप बैठा था। फिर कुछ देर के बाद वो अपने खोए हुए आवाज में जोंग से बात करता है कि वो जापानीज आदमी ही कातिल है। उसने एक दो को नहीं बहुत सारे लोगों को मारा है और उनकी चीजें भी इकट्ठा की है। जिसके बाद वो उसे एक शूज दिखाता है, जिसे देखकर वो उस शूज को लेकर अपने घर आ जाता है और घर आकर सीधा अपने बेटी से पूछता है कि तुम्हारा एक शूज कहाँ पर है, और उसे वो शूज दिखाकर कहता है कि क्या ये शूज तुम्हारा है। जिस पर उसकी बेटी कहती है कि नहीं, ये मेरा नहीं है, और उससे ऊंची आवाज में बदतमीजी से बात करने लगती है। इस इंसिडेंट के बाद गोंगजू को यकीन हो जाता है कि उसके बेटी के साथ कुछ तो गलत हो रहा है। तो वो रात को उसके रूम में जाकर उसके नोटबुक चेक करने लगता है, जिसमें नोटबुक के कुछ पेजेस फटे हुए थे और कुछ पेजेस पर अजीब सी ड्राइंग्स बनी हुई थी। जिसे देखकर वो अपने बेटी के बॉडी को चेक करने लगता है। उसके बॉडी पर वही निशान थे जो निशान उन सब के बॉडी पर पाए गए थे जो मिस्टीरियस तरीके से मारे गए थे। तभी उतने में उसकी बेटी नींद से जाग जाती है और उठकर उससे ऐसे बात करने लगती है कि जैसे कि उसके बॉडी में कोई दूसरी औरत हो, जिससे उसका पूरा परिवार जागकर उसके बेटी को संभालने लगता है। अपनी बेटी का ये हाल देखकर वो फिर से उस जापानीज आदमी के घर चला जाता है। उसके साथ जोंग का कजन भी था, पर इस बार जब वो उस रूम में जाता है तब वो दोनों ही रूम्स खाली थी, वहाँ पर कुछ नहीं था। जिससे गुस्सा होकर वो उसका घर तोड़ने लगता है। वो धीरे धीरे उन दोनों रूम्स को तहस नहस करने लगता है। तभी उसका कुत्ता छूट जाता है और वो सीधा उस पर हमला कर देता है। पर जोंग वो गुस्से में था तो वो उस कुत्ते को मार देता है। पर वो जापानीज आदमी इतना सब होने पर भी शांत खड़ा था। बाद में रात हो जाती है और हम रात को देखते हैं कि वो जापानीज आदमी कोई मंत्र पढ़ता है और जोंगू की आधी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। जिसके बाद जोंगहुन को हॉस्पिटल ले आते हैं। वहाँ वो डॉक्टर उसके ट्रीटमेंट करता है और उसे कुछ दिनों के लिए शराब ना पीने के लिए कहता है। वहाँ उसकी मॉम उससे कहती है कि दिन ब दिन हादसों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए उन्हें जल्दी से तांत्रिक को बुलाकर पूजा करवा लेनी चाहिए। तभी वो उनसे पूछता है कि अगर सब लोग यहाँ पर है तो उसके बेटी के साथ कौन है। जिस पर उसकी माँ उसे बताती है कि उसने उसके बेटी को अपने पड़ोसियों के घर पर रखा है। जिसे सुनकर वो भागकर अपने पड़ोसियों के घर चला जाता है। वहाँ हम देखते हैं कि उसके बेटी ने अपने पड़ोसियों को चाकू से मार दिया है। जिसके बाद क्राइम सीन पर पुलिस और एम्बुलेंस आ जाती है और सिचुएशन पूरी तरह से कंट्रोल होने के बाद जोंगू और उसका दोस्त बैठकर बातें कर रहे थे कि अब उसे कुछ
ठीक नहीं लग रहा है। जब से वो उस जापानी आदमी के घर से होकर आए हैं तब से उसे अजीब से सपने आने लगे हैं और साथ ही उसे वो कहता है कि उसे जल्दी से कुछ करना होगा। उसी रात को हम देखते हैं कि जोंगू के घर में एक तांत्रिक आया है जो उसके बेटी के अंदर के सोल को निकालने के लिए डांस करके प्रार्थना कर रहा था। जैसे जैसे वो पूजा आगे बढ़ रही थी वही दूसरी ओर उसकी बेटी दर्द से चिल्ला रही थी। पूजा के दौरान वो तांत्रिक एक लकड़ी को लेकर उसमें खील ठोकने लगता है। उसके उस लकड़ी में खील ठोकते ही दूसरी ओर उस जापानीज आदमी को दर्द होने लगता है जैसे कि वो खील उसके सीने में ठुक रही हो। वो तांत्रिक धीरे धीरे बहुत सारे खीले उस लकड़ी में ठोकने लगता है जिससे वो जापानीज आदमी और गोंगजो की बेटी दोनों दर्द से चिल्ला रहे थे। इससे पहले की पूजा पूरी होती गोंगजो आकर पूजा को रोक देता है। पूजा रुकते ही दूसरी ओर उस जापानीज आदमी के अंदर फिर से जान आ जाती है। पूजा को रोकने के बाद उसकी मॉम और उसकी वाइफ उसके बेटी को सुला देती है। तभी हम देखते हैं कि जोंगू को उस तांत्रिक का कॉल आता है पर वो उसका कॉल कट कर देता है। उसका कॉल ना उठाने पर वो सीधा उसके घर चला आता है पर जैसे ही वो उसके घर की तरफ बढ़ता है तभी अचानक से उसके नाक से तेजी से खून आने लगता है। देखते ही देखते उसके नाक से खून की नदियां बहने लगती है। तभी उसकी नजर वहाँ खड़ी एक औरत के ऊपर जाती है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है जो उससे कहती है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद वो तांत्रिक जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल जाता है। अगर आपने गौर किया होगा तो ये वही लड़की है जिसे हमने पास्ट के सीन में देखा था जहाँ उसने जोंगो की मदद की थी। वही जोंगो को उस तांत्रिक का ऐसे फोन करना ठीक नहीं लगता तो वो सीधा उसके घर चला जाता है। वहाँ जाकर वो देखता है कि उसका घर पूरी तरीके से खाली था। वही हम देखते हैं कि वो तांत्रिक शहर छोड़कर भाग रहा है और जाते वक्त वो जोंगो को कॉल करता है और इस बार वो भी कॉल को उठा लेता है और कॉल उठाते ही उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। सेम क्वेश्चन तांत्रिक भी उससे करता है जिस पर गोंगजो बताता है कि वो उसके घर पर है। यह सुनकर तांत्रिक उसे सीधा अपने घर पर अपने बेटी के पास जाने को कहता है और साथ ही उसे बताता है कि उसने गलत आदमी पर मंत्र पढ़ दिया है। शैतान उस जापानीज आदमी में नहीं उस लड़की में है जो उसके घर के पास खड़ी थी। ये सुनकर वो सीधा अपने घर अपने बेटी के पास आ जाता है पर जब वो उसकी रूम चेक करता है तो उसकी बेटी वहाँ पर नहीं थी तो वो उसे घर के बाहर ढूंढने लगता है। अपनी बेटी को ढूंढते वक्त उसे वही लड़की दिखाई देती है जिसका जिक्र उस तांत्रिक ने किया था। वो पहले तो उस लड़की से पूछता है कि क्या तुमने मेरे बेटी को देखा है, जिस पर वो उसे एक कहानी सुनाने लगती है जिससे उसका दिमाग घूम जाता है और उससे वो तेज आवाज में बात करने लगता है और उससे कहता है कि मुझे पता है कि शैतान वो जापानीज आदमी नहीं बल्कि तुम हो। जिस पर वो उससे कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो पर हाँ मैं तुम्हारी बेटी को बचा रही हूँ। उसके शरीर में एक ताकतवर औरत का साया है। तभी हम घर पर देखते हैं कि उसकी बेटी घर वापस आ गई है। उतने में जोंगो को उस तांत्रिक का कॉल आता है और वो उससे कहता है कि क्या तुम अपने बेटी के पास पहुंच गए हो। जिस पर वो उससे कहता है कि वो उस औरत के सामने है। तो तांत्रिक उसे कहता है कि उस औरत को छोड़ो और अपनी बेटी के पास जाओ। तभी वो औरत उसे कहती है कि उस तांत्रिक की बात मत सुनो, अगर अभी तुम अपने घर गए तो तुम किसी को नहीं बचा पाओगे। जोंगो कंफ्यूज हो रहा था कि आखिर वो किसकी बात पर यकीन करे। तभी वो पीछे मुड़कर अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है। उतने में पीछे से वो औरत उसका हाथ पकड़ लेती है। ये देखकर उसे यकीन हो जाता है कि वो लड़की ही शैतान है क्योंकि वो कुछ देर पहले उससे बहुत दूर खड़ी थी और अब पलक झपकते ही उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ लिया था। वो उससे अपना हाथ छुड़ाकर अपने घर की तरफ भागने लगता है। वही वो औरत उससे वहां जाने से मना कर रही थी। जिसके बाद घर के अंदर हम देखते हैं कि उसकी बेटी ने घर के अंदर के सभी लोगों को मार दिया है। जिसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ वो तांत्रिक आया है और वो जोंगो के फैमिली की फोटो निकाल रहा है। साथ ही जोंगो भी अपनी बेटी से नहीं बच पाया और वो भी मारा गया है। बाद में जब वो अपने कैमरा को अपने गाड़ी में रख रहा था तब हम देखते हैं कि उसके पास भी उन लोगों की तस्वीरें हैं जो तस्वीरें उस जापानीज आदमी के पास थी। और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है। होप कि आपको समझ आ गया होगा कि शैतान कौन है। अगर आपको समझ नहीं आया है कि शैतान कौन है तो फिक्र मत कीजिए, मूवी देखने के बावजूद भी मैं भी कंफ्यूज हूँ कि शैतान कौन है। बाय द वे अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना।